गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जो क्वेश्चन हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। पी मैक्स का वैल्यू 124.83 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आया था। इसको हमें चेक करना पड़ता है सेफ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल के लिए। तो सेफ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल हमारे केस में गिवन है 180 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इट मीन्स ये जो पी मैक्स आया वो 1 to 4 जो है वो कम है, 180 ज्यादा है। इट मीन्स ओके कंडीशन, सेफ कंडीशन है। पी मैक्स जो है वो सेफ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल से कम होना चाहिए हमेशा। नेक्स्ट हमारा जो चेकिंग होता है वो पी मिनिमम के लिए होता है, और पी मिनिमम इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बाई सिग्मा डब्ल्यू बाई बी 1 माइनस 6 ई बाई बी। डब्ल्यू का वैल्यू गिवन है, ई और बी तीनों का वैल्यू गिवन है, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हमें मिलेगी क्या, 17.83 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पी मिनिमम में हमें ये चेक करना होता है कि पी मिनिमम का वैल्यू जो है वो 0 से ज्यादा आना चाहिए, मतलब कि ये वैल्यू निगेटिव नहीं आनी चाहिए। और निगेटिव नहीं आएगी अगर सीधी बात है ई का वैल्यू बी बाई 6 से बी बाई 6 के अंदर होगा तो डेफिनेटली पी मिनिमम का वैल्यू जो है वो निगेटिव नहीं आएगा। तो यही चीजें दो बार के लिए है, या तो पी मिनिमम का वैल्यू निगेटिव ना आए ये चेक कर लीजिए, या तो ई का वैल्यू बी बाई 6 से कम रहे ये चेक कर लीजिए। दोनों सेम चीजें हैं, ठीक है। अभी ये चूंकि पॉजिटिव आया है, इट मींस कहीं पर भी निगेटिव निगेटिव प्रेशर क्रिएट नहीं हो रहे हैं। पी मैक्स भी पॉजिटिव है, पी मिनिमम भी पॉजिटिव है, मतलब ये दोनों मतलब सेफ कंडीशन है, कहीं पर भी निगेटिव नहीं है कुछ भी। तो अब जरा हम इसको ड्रॉ करते हैं और ये देखते हैं कि ये कैसे कहाँ आ रहा है। ये है हमारा स्टेम पार्ट है, ये हमारा बेस स्लैब है, बेस स्लैब है, और ये इसका ट्रायंगुलर पोर्शन है। ये मुझे अलग से बनाना पड़ रहा है, ऐसा नहीं कि अलग से बनाते हैं, ये अलग से बनाना पड़ रहा है। ठीक है, अभी देखिए अब ये कैसे शो होगा। अभी ये जो अर्थ प्रेशर जो इसमें क्रिएट हो रहा है वो कैसा है, ये हमने बेस बनाया और ये पी मैक्स है और ये इधर है पी मिनिमम, ठीक है। तो पी मैक्स का वैल्यू कितना है, पी मैक्स का वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पर, ये वैल्यू है 124.83 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और पी मिनिमम का वैल्यू है 17.83 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पी मैक्स और पी मिनिमम जो है वो ऐसे रहेगा। अच्छा, डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये देखिए ऐसे, ये अपवर्ड क्रिएट होगा, ये इसे अपलिफ्ट करने की कोशिश करेगा, ये प्रेशर जो है। ये पूरा, ठीक है। तो ये हमारा हुआ अपने जो इसकी वजह से जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है वो हमने ऐसे बना दिया। अब ये एक ट्रेपेजॉइडल फॉर्म में आपको दिख रहा है, ठीक है। अगर यहीं पर ये पी मिनिमम 0 आ जाता तो ये ट्रायंगल फॉर्म में दिखता। अभी हमें इससे खास काम नहीं है, लेकिन इसका यूज, इस प्रेशर डायग्राम का यूज होगा जब हम लोग बेस स्लैब की डिजाइनिंग करेंगे तब, ठीक है। तो बेस स्लैब की डिजाइनिंग करते टाइम हमें इसका यूज फिर से करना पड़ेगा। इतना सब कुछ होने के बाद हमने ये क्या क्या चेकिंग की, जरा एक बार हम फिर से समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट ओवरटर्निंग निकाला, फिर हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग निकाला, दोनों का वैल्यू 1.5 से 1.4 से ज्यादा आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो सबके लिए अलग क्राइटेरिया है। अगर स्लाइडिंग का वैल्यू नहीं आता है इतना तो हमें शेयर की देना पड़ेगा, लेकिन अगर ओवरटर्निंग में फेल होता है तो हमें प्रीलिमिनरी डायमेंशंस को चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट चेकिंग हम लोग करते हैं पी मैक्स और पी मिनिमम के लिए। पी मैक्स हमारा सेफ बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल से कम होना चाहिए और पी मिनिमम हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, यानी ई जो है वो बी बाई 6 से कम होना चाहिए। इतनी चीजों को हमें चेक करना पड़ता है।
ठीक है, ये इतने चेक हमें अप्लाई करने पड़ते हैं। तो कभी अगर आपसे ये पूछा जाता है कि चेक कितने अप्लाई करते हैं उनको बताइए, तो जो चीजें मैंने आपको न्यूमेरिकली बताई हैं वही चीजें आप लोग थोड़ा सा ना WL, B इन सब के टर्म्स में लिख के आपको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट जो हमारा काम है मैम, हाँ बेटा, why the direction of pressure is upward? बेटा देखिए जो लोडिंग लग रही है वो कैसी लग रही है, अप से डाउन लग रही है ना, और अप से डाउन लग रही है, तो ये लोडिंग यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ये देखो ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, लोडिंग ऊपर से नीचे लग रही है, तो एक जो भी रिएक्शन, जो भी एक्शन होता है उसका रिएक्शन होता है, इस वजह से नीचे से ऊपर लग रही है। ठीक है, ये अर्थ की वजह से हमारा बेस स्लैब पे लग रहा है, और बेस स्लैब की वजह से अर्थ पे क्या लग रहा है, वो दोनों बराबर हो रहा है। ठीक है, यही चीजें होती Okay, है। ma'am, get it. जब ये हम बोलते हैं ना कि क्या हुआ कि फेल हो गया, हमारा सॉइल फेल हो गया, तो इसका मतलब ये होता है ना कि जो प्रेशर जो ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है वो ज्यादा हो गया, इसलिए सॉइल क्या हो गया, सहन नहीं कर पाया, वो चला गया नीचे, मतलब स्ट्रक्चर नीचे चला गया। तो इसका मतलब यही है कि जो प्रेशर ऊपर से नीचे जा रहा था उतना नीचे से ऊपर क्रिएट नहीं हो पाया। अगर नीचे से ऊपर भी उतना क्रिएट हो जाता तो मतलब हमारा स्ट्रक्चर कभी नीचे दबता नहीं। वो ये नीचे नहीं दब रहा, इट मींस ये कंडीशन हो रही है कि जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है ना, सॉइल इस हिसाब से आता है। बच्चा ये पूछ रहा है कि हमें क्या शेयर की डेप्थ निकालनी पड़ती है। हाँ बेटा, शेयर की डेप्थ हमें निकालनी पड़ेगी जब हम डिजाइनिंग पार्ट शुरू करेंगे ना। अभी तो मैंने स्टेबिलिटी चेकिंग ही बता रही हूँ मैं। जब हम डिजाइनिंग पार्ट शुरू करेंगे, अब जस्ट इसके बाद डिजाइनिंग पार्ट ही शुरू हो रहा है, तो सारा एलिमेंट डिजाइन होगा, तो तब हमें ये बताना पड़ेगा कि शेयर की डेप्थ कितनी है, वो हमें निकालना पड़ेगा, वो शेयर की डिजाइनिंग में वो चीज कवर होगी। ठीक है, अभी तक में बेटा किसी को कुछ पूछना है तो बताइए, क्योंकि ये कुछ स्टेप्स जो थे वो स्टेबिलिटी एनालिसिस के थे। कुछ क्वेश्चंस आपको सिर्फ ना स्टेबिलिटी एनालिसिस के ही दे दिए जाते हैं, जैसे कुछ डायमेंशंस में भी प्रीलिमिनरी डायमेंशंस आपको लेनी पड़े, मे भी ना लेनी पड़े, आपको ऑलरेडी एक डायमेंशन दे दिया जाए, एक डायमेंशन आपको दे दिया जाएगा, लोडिंग वगैरह आपको बता, लोडिंग तो कैलकुलेट करते हैं, लेकिन कुछ लोडिंग जो गिवन होती है, डेटा जो गिवन होता है वो आपको दे दिया जाएगा, और उसके बाद आपको पूछा जाएगा कि सिर्फ स्टेबिलिटी एनालिसिस करो। तो स्टेबिलिटी एनालिसिस में ये 4-5 चीजें जो हैं वो चेक करनी होती हैं, वो हम चेक करेंगे। ठीक है, जब स्टेबिलिटी एनालिसिस में सब कुछ सेफ होता है तब हम लोग डिजाइनिंग करते हैं। और मजे की बात ये है कि अगर आपसे डिजाइनिंग पूछी जाती है तो आपको स्टेबिलिटी एनालिसिस चेकिंग करनी ही पड़ेगी, आप इसे ओमिट नहीं कर सकते। भले ही आपसे सिर्फ डिजाइनिंग पूछी जाए, लेकिन आपको स्टेबिलिटी एनालिसिस करनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है आपने जो डायमेंशंस ली हो वो स्टेबिलिटी एनालिसिस में ही फेल हो जाए। तो अगर स्टेबिलिटी एनालिसिस में ही फेल हो रहा है तो आगे उसमें एनफोर्समेंट देने का कोई मतलब नहीं बनता है ना। तो ये एक क्वेश्चन, लगभग एक छोटा क्वेश्चन कवर होता है। लेकिन अगर डिजाइनिंग पूछी जाती है तो पहले की तरह शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा, हमें प्रीलिमिनरी डायमेंशंस लेनी पड़ेंगी, फिर उसके बाद हमें स्टेबिलिटी चेकिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम लोग डिजाइनिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं ना कि डिजाइनिंग में रेनफोर्समेंट किधर की साइड आएगा। ये जो आपको रेड से दिख रहा है ये हमारा एक्चुअल स्ट्रक्चर है, मतलब रिटेनिंग वॉल है। ठीक है, ट्रेपेजॉइडल होता है, यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल ले लिया। अभी क्या है, अब फोर्सेस कैसे कैसे लगते हैं वो देख लेते हैं जरा। यहाँ पर मोमेंट लगेगा, फोर्स लगेगा अर्थ की वजह से, जो क्या करेगा इसके अबाउट ये जो टो पार्ट है, टो पार्ट का ये इस पॉइंट के अबाउट क्या करेगा, इसे ऐसे ओवरटर्न करने की कोशिश करेगा, ऐसे ओवरटर्न करने की कोशिश करेगा। अब अगर सफिशिएंट रेजिस्टिंग मोमेंट अवेलेबल नहीं है तब क्या होगा, तब हमारा जो ना स्ट्रक्चर हो जाएगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा। स्टेम पार्ट को देखिए, सिर्फ स्टेम पार्ट के बारे में बता रही हूँ। स्टेम पार्ट ऐसा हो जाएगा, होगा ना ऐसा, सही है नहीं? यस मैम। ठीक है, तो ये स्टेम पार्ट देखो डायरेक्शन मैटर करती है, किधर की साइड से डिफ्लेक्ट हो रहा है।
हम लोग अभी आज ये चीज आपको पता होगी पहले से ही कि हम लोग रेनफोर्समेंट लगाते हैं, आरसीसी जब बनाते हैं तो हम लोग रेनफोर्समेंट जो लगाते हैं, बार्स जो लगाते हैं, वो उधर साइड लगाते हैं जिधर टेंशन क्रिएट हो रहा हो, जिधर एक्सपेंशन हो रहा हो वहां पर। अब आप दो पार्ट को देखिए, एक पार्ट नंबर 1 और एक पार्ट नंबर 2 या सरफेसेस मान लीजिए, तो टेंशन किधर की साइड क्रिएट हो रहा है, पार्ट नंबर 1 में या 2 में, बताइए। 2 मैम। 2 में। तो हमें रेनफोर्समेंट कहाँ देना होगा वो देखिए। रेनफोर्समेंट अब जो दिया जाएगा ना वो रहेगा यहाँ इधर साइड, ठीक है। ये वैसे तो अगर स्टेम की बात करें तो यहाँ तक रुक जाना चाहिए, लेकिन नहीं, हम सेफ्टी पर्पज से थोड़ा आगे भी बढ़ा देते, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब हम लोग स्टेम पार्ट डिजाइन करते हैं तो स्टेम पार्ट में जो रेनफोर्समेंट होता है वो हमारा बैकफिलिंग साइड होता है, इधर बैकफिल है, बैकफिल इसे पुश करता है, बैकफिल साइड। हमेशा रेनफोर्समेंट बैकफिल साइड दिया जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि रेनफोर्समेंट किधर साइड दिया जाता है और क्यों, ठीक है। तो रीजन यही है कि स्टेम पार्ट में रेनफोर्समेंट हमेशा बैकफिल साइड में दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, मतलब ये थ्योरेटिकली ये चीज है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि हम लोग रेनफोर्समेंट दूसरी साइड कुछ देंगे ही नहीं, ठीक है। मिनिमम रेनफोर्समेंट अगर हम देना चाहते हैं तो हम दे सकते हैं, वो सेफ्टी को इंक्रीज ही करेगा, लेकिन ये बेवकूफत हम कभी नहीं करेंगे कि हम बैकफिलिंग की साइड ना देकर रेनफोर्समेंट हम दूसरी साइड देने लगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, टेंशन तो दूसरी साइड है ही नहीं, वो तुरंत फेल हो जाएगा, ठीक है। तो एक चीज ये क्लियर हुआ। दूसरी चीज दूसरा देख लेते हैं पार्ट। अब हम लोग बात करते हैं, वैसे तो ये इसके अबाउट मोमेंट है लेकिन इसकी जरूरत नहीं। अब हम लोग बात करते हैं बेस स्लैब में टो पार्ट की। तो टो पार्ट में जो फोर्सेस या जो रिएक्शंस जनरेट हो रहे हैं जिसके लिए वो डिजाइन होगा वो ये है। टो और हील दोनों को एक साथ देख लेते हैं, ये लीजिए, ठीक है। तो अब देखिए ये जो फोर्सेस हैं ये लग रहे हैं ऊपर से ऐसे, नीचे से ऊपर की साइड ऐसे। तो अगर हम बात करें टो पार्ट की, ठीक है, टो पार्ट की, अच्छा ये मेजर है, मैं मेजर फोर्सेस ले रही हूँ। ऐसे तो ना आपके दिमाग में तुरंत ये बात भी आनी चाहिए कि इधर भी बैकफिल है, यहाँ पर भी बैकफिल है और यहाँ पर भी बैकफिल है, दोनों साइड बैकफिल है, ठीक है। तो दोनों साइड बैकफिल है तो मैंने इसका वेट क्यों नहीं लिया, ऐसे डाउनवर्ड इसका भी तो वेट आएगा, मगर ये ना मेजर नहीं है, ये माइनर है, ठीक है, माइनर है। जब आप रिजल्टेंट निकालेंगे तो डेफिनेटली ये वाला जीतेगा, ये ज्यादा आएगा रिजल्टेंट, ठीक है। तो रिजल्टेंट ये ज्यादा है तो इसलिए हम ये मान रहे हैं, हम एकदम एक बार में ये बोल देते हैं कि इधर साइड से प्रेशर ज्यादा लग रहा है। तो जब इधर साइड से प्रेशर ज्यादा लग रहा है तो अब देखिए इसका डिफॉर्म्ड फॉर्म कैसा होगा, इसका डिफॉर्म्ड फॉर्म होगा कुछ सिर्फ टो पार्ट का। क्या ये ऐसा नहीं होगा, बताइए, क्या ये ऐसा होगा जो जैसा मैंने बता दिया डिफॉर्म फॉर्म, एग्री या नहीं, यस मैम। ठीक है। देखिए क्योंकि ऊपर से नीचे साइड फोर्सेस कम है, नीचे से ऊपर साइड के फोर्सेस ज्यादा हैं, इसलिए जो इस टो पार्ट में जो रिजल्टेंट लगेगा वो नीचे से ऊपर की साइड लगेगा और ये इसे इधर साइड बेंड करने लगेगा। अब हमें इस सिचुएशन को रोकना है, टेंशन किधर साइड है, 1 या 2, किस सरफेस में टेंशन है बताइए, टेंशन किधर की साइड है, 1 सरफेस में या 2 सरफेस में, 2 पे। तो हमें जो रेनफोर्समेंट देना पड़ेगा वो रेनफोर्समेंट हमारा होगा ये यहाँ पे, यही तो 2 सरफेस है, तो हमें यहाँ पे रेनफोर्समेंट देना होगा, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि हम ये दूसरे सरफेस तो बिल्कुल खाली छोड़ देते हैं, इधर भी रेनफोर्समेंट देते हैं, लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि आपको रेनफोर्समेंट किधर, नेसेसिटी किधर है, तो नेसेसिटी इधर डाउन साइड। दूसरी चीज, अभी ये टो पार्ट हो गया, अब जरा हील पे देखते हैं, हील पार्ट पे आइए। हील पार्ट पे जब आप देखेंगे तो इस पे लगने वाले फोर्सेस देख लेते हैं पहले तो। ये इधर साइड से फोर्सेस
ये अर्थ की वजह से जो रिएक्शन इन्हें मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है, लेकिन इसके अंदर जो सॉइल कैप्चर है ये भी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। इसके अलावा ये इसका सेल्फ वेट भी, सेल्फ वेट यहाँ भी था, यहाँ पे भी सेल्फ वेट था, ये टो पार्ट में भी सेल्फ वेट था, लेकिन फिर भी वो ना, फिर भी वो प्रेशर ही ज्यादा हो रहा था। अभी जब आप कैलकुलेट करेंगे ना तब ये चीज देखेंगे। तो देखिए जब हम बात करते हैं हील पार्ट की, तो हील पार्ट में देखिए, एक तो हील पार्ट में जितना ये पूरा पार्ट में ना चीजें हैं, मतलब सॉइल भरा हुआ है, उसका वेट डाउनवर्ड लग रहा है, इसका सेल्फ वेट भी डाउनवर्ड लग रहा है, और इसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास प्रेशर क्या है, वो ये छोटा सा प्रेशर है, जो वैल्यू अभी आपने देखा 17 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स किधर की साइड लगेंगे, डाउनवर्ड या अपवर्ड, डाउनवर्ड या अपवर्ड, बताइए बेटा। डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। तो अब जब ये डाउनवर्ड लगेगा तो ये जो इसका डिफॉर्म्ड फॉर्म हो जाएगा ना, वो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, लेंथ नहीं बढ़ेगी, ऐसे ही दिखेगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो अब सरफेसेस, ये सरफेस 1, ये सरफेस 2, किधर टेंशन होगा, सरफेस 1 या 2? 1। जब सरफेस 1 पे टेंशन है तो फिर हमें जो रेनफोर्समेंट देने की जरूरत है वो है इधर साइड, यहाँ पर देंगे रेनफोर्समेंट, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि डिफॉर्म्ड स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, तो मैंने जो अलग अलग पार्ट बनाए उनको आपको एक कंबाइंड फॉर्म बनाना होगा कि डिफॉर्म्ड फॉर्म ऐसा बनेगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये कि रेनफोर्समेंट किधर साइड दिया जाता है, तो रेनफोर्समेंट का मैंने आपको सब जगह का डिस्टेंस बताया। ये जो मैंने डिस्टेंसेस लोकेशंस बताई हैं, ये वो लोकेशंस है जहां पर देना ही है। अगर आप दूसरी जगह देते हो तो आप जानते हो कि आप डबली भी डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। तो दूसरी साइड दे देना वो आपकी ना, अभी जब आप पढ़ोगे ना तो आप देखोगे कि ये स्लैब की तरह डिजाइन होता है, तो दूसरी साइड दे देना वो जस्ट एक प्लस पॉइंट क्रिएट करता है, लेकिन नेसेसिटी हमें किधर की साइड है उधर देना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि देखो अगर मैंने ये बोला कि बेस स्लैब में जो टो पार्ट है, टो पार्ट में हम लोग नीचे देते हैं रेनफोर्समेंट और हील में हम ऊपर देते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि दोनों लिंक नहीं होगा, रेनफोर्समेंट आपस में लिंक्ड भी किए जाते हैं। तो ये तो सीधी बात है कि ये रेनफोर्समेंट इधर साइड रहेगा ही और आगे भी बढ़ेगा, और ये रेनफोर्समेंट नीचे साइड रहेगा और वो आगे भी बढ़ेगा, लेकिन कितना आगे बढ़ेगा, जितना मिनिमम है वो, बाकी जरूरत जहां पर है उतना हम लोग फुल देंगे, आगे हम लोग सिर्फ ना अपनी मर्जी से थोड़ा बहुत उसे आगे बढ़ा देंगे। तो ये समझ में आया ना कि डिफॉर्म्ड स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, और लोकेशन, रेनफोर्समेंट देने की लोकेशन क्या है, किधर है, जरूरत कितनी है, वो अब हमारा नेक्स्ट एम है, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है वो है डिजाइन ऑफ स्टेम। स्टेम की डिजाइनिंग हमें लेनी है। जरा मैं आप लोगों का अटेंडेंस ले लूं और फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ आगे। अब देखिए, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है स्टेम की डिजाइनिंग, डिजाइन ऑफ स्टेम। डिजाइन ऑफ स्टेम, स्टेम की डिजाइनिंग में रेनफोर्समेंट किधर साइड लगेगा ये तो आपको समझ में आ गया, लेकिन कितना लगेगा ये आपको अभी सीखना है। एक चीज और, पूरे डिजाइन प्रोसेस में हम लोग कहीं पर भी अगर लेंथ लेंगे तो हम लोग 1 मीटर के लिए सॉल्व करेंगे। लेंथ हमारा हर जगह 1 मीटर रहेगा, क्योंकि ये ना ऐसा नहीं है कि रिटेनिंग वॉल का लेंथ छोटा होता है। रिटेनिंग वॉल एक ना, आपको जो सामने जो दिखाया जाता है वो उसका क्रॉस सेक्शन दिखाया जाता है, लेंथ में वो बहुत लंबा होता है, जितना डिस्टेंस तक हमें एलिवेशन डिफरेंस चाहिए होता है उतनी डिस्टेंस तक हमें
उसकी मतलब उसका लेंथ हमें लेना पड़ता है, तो वो लेंथ हमारा कंसर्न नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग लेंथ को 1 मीटर लेते हैं और 1 मीटर में कितना रेनफोर्समेंट देना है ये कैलकुलेट करके सारी चीजें हम लोग देते हैं। तो सबसे पहले तो एक चीज है कि जो डायमेंशंस हमने ली है वो डायमेंशंस हमारी खुद की ली गई है, प्रीलिमिनरी डायमेंशंस है, हमने खुद ली है, ठीक है। तो पहले तो हम हर बार उसको चेक करेंगे कि वो जो डेप्थ हमने ली है क्या वो सफिशिएंट है अलग अलग चीजों के लिए, ठीक है। एक चीज और, डिजाइनिंग, ये हम स्टेम पार्ट ले रहे हैं, ये स्टेम है, रेक्टेंगुलर दिखा रहे हैं, वैसे वो ट्रापेजॉइडल है, ठीक है। ये अब आप इसमें लगने वाले फोर्सेस पे अगर ध्यान दें तो स्टेम में अर्थ प्रेशर लग रहा है जो कि किसके बराबर है, स्टेम का जो डेप्थ है उसके बराबर, स्टेम का जो डेप्थ है उसके बराबर जो अर्थ अवेलेबल है उसके लिए, मतलब ये जो इतना जितना हाइट है स्टेम का उतने हाइट में जो अर्थ कैप्चर है उसकी वजह से जो अर्थ प्रेशर क्रिएट होगा, एक्टिव अर्थ प्रेशर क्रिएट होगा, वो क्या करेगा, स्टेम को बाहर की साइड टिल्ट करने की कोशिश करेगा। अभी इस कोशिश में एक मूवमेंट क्रिएट होगा और उस मूवमेंट के लिए m इक्वल टू केवीडी स्क्वायर, ये d जो है उतना d होना चाहिए। और अगर आपको ध्यान हो तो ये चेकिंग ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इसके लिए जो डेप्थ चाहिए वो ऑलरेडी चेक हो चुका है क्योंकि ये हमने शुरुआत में चेक कर दिया था, तो मतलब एक चीज तो हो गई पूरी, ठीक है, ये एक क्लियर हुआ। तो अब उसी मोमेंट के लिए हमें रेनफोर्समेंट देना है। अच्छा, उस समय मोमेंट कितना था वो आपको नहीं ध्यान होगा, हम डायरेक्टली mu का वैल्यू लिख रहे हैं और mu का वैल्यू है 155.73 किलो न्यूटन मीटर, देख लीजिएगा यही वैल्यू थी, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, एक होता है क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन आपको पूरे डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर सेकंड में कुछ ही चीजें जाननी है। देखो बेस सबके क्लियर है, ठीक है, हमें बस सेकंड डीयूसीएस सेकंड में आपको सिर्फ जानना क्या है कि एक हमारे पास जो स्ट्रक्चर है उसमें रेनफोर्समेंट किधर साइड लगना है, वो डिफॉर्म किधर साइड हो रहा है, उसमें किस किस मूवमेंट के लिए वो डिजाइन होना है और कितने शियर फोर्स के लिए डिजाइन होना है। अभी शियर फोर्स आप भी जानते हो कि एक्स चेंज होता है तो शियर फोर्स चेंज होता है, ठीक है, मतलब कि शियर फोर्स लोकेशन चेंज होने के साथ साथ चेंज होता जाता है। अगर ऐसा है तो हमें लोकेशन पता होनी चाहिए जहां पर मैक्सिमम शियर फोर्स क्रिएट हो रहा हो। सेम चीज मूवमेंट के लिए भी वैलिड है कि हमें ऐसी जगह पे मूवमेंट का वैल्यू चाहिए जहां पर मैक्सिमम मूवमेंट क्रिएट हो रहा हो। तो ये मैक्सिमम वर्ड जो है उसी की लोकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्रिटिकल सेक्शन वर्ड यूज किया जाता है और हर एक जगह पर क्रिटिकल सेक्शन कहां पर है ये आपको जानना पड़ेगा। उसी सेक्शन पर आपको, अगर मैं ये बोलूं क्रिटिकल सेक्शन फॉर मूवमेंट, तो क्रिटिकल सेक्शन फॉर मूवमेंट की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए और उस लोकेशन पर आप मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे। सेम चीज क्रिटिकल सेक्शन फॉर शियर फोर्स, शियर फोर्स के लिए क्रिटिकल सेक्शन कहां पर है उस जगह पर आपको शियर फोर्स कैलकुलेट करना है। आप उससे आगे पीछे शियर फोर्स कैलकुलेट करते हैं तो डेफिनेटली वो वैल्यू नहीं होगी जिसके लिए हमें डिजाइन करना है अपने स्ट्रक्चर को। ये जनरल बात थी। अब बात करते हैं स्टेम की डिजाइनिंग में। अब स्टेम की डिजाइनिंग में मैंने जो आपके सामने ये mu का वैल्यू रख दिया, एक्चुअली में ये क्रिटिकल सेक्शन पे mu है। और नोट कर लीजिए कि क्रिटिकल सेक्शन फॉर मोमेंट स्टेम के लिए होता है जस्ट बेस पर, मैं लोकेशन बना देती हूँ, ये ज्वाइंट पे, जहां पर स्टेम और बेस स्लैब ज्वाइंट है वहां पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा और ये बेंडिंग मोमेंट के लिए क्रिटिकल सेक्शन है। शियर फोर्स के लिए क्रिटिकल सेक्शन जो होता है वो यहां से d डिस्टेंस पर होता है। d हमारी इफेक्टिव डेप्थ है जिस जगह पे हम बात कर रहे हैं वो, तो अभी ये कंसर्न नहीं है, हम मोमेंट के लिए काम कर रहे हैं। तो मोमेंट के लिए क्रिटिकल सेक्शन होता है ज्वाइंट पे। स्टेम की डिजाइनिंग के लिए हर एक जगह पे अलग अलग होगा। आपको शेयर भी दो तरीके के शेयर अभी सामने आएंगे, 2 वे शेयर, 1 वे शेयर, ठीक है।
तो अभी तो मोमेंट की बात हो रही है, इसलिए मोमेंट के लिए जो आपका लोकेशन है वो है MU, और जो क्रिटिकल सेक्शन है वो है कहाँ पर, ज्वाइंट पर है, स्टेम और बेस लैब जहां पर ज्वाइंट हो रहे हैं, और उस जगह पर MU आप पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं। फैक्टर का मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आती है वो है 155.73 किलो न्यूटन मीटर, ये वैल्यू थी पहले, इसी के लिए हमने डी का वैल्यू निकाला था, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा काम है वो ये है कि चूंकि हमने ये MU कहाँ के लिए निकाला, ये डिस्टेंस दे देते हैं आपको तो ज्यादा इजी रहेगा। ये है वो डिस्टेंस, इस जगह पर है, और इस जगह पर ये जो डिस्टेंस जो शो कर रहा है, जो एरो जो शो कर रहा है वो कैपिटल D शो कर रहा है। कैपिटल डी का वैल्यू है 350, बेस पे बात हो रही है, ऊपर बिल्कुल नहीं ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये तो ट्रेपेजॉइडल है और ये चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू हो गया क्या, बेस पर जो वैल्यू हो गया वो है 350। अभी 350 है, ठीक है, ओके। अभी देखिए एक चीज और जो पहले भी